Hello students, in the last video I was telling you about the mystery and miracle plays. Mystery and miracle plays gave way to morality and interludes. मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस जो है उससे हमें मॉरलिटी और इंटरल्यूड्स भी हमें मिलते हैं. इन द मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस सीरियस एंड कॉमिक एलिमेंट्स वर इंटरवोवन. मिस्ट्रीज और मिरेकल प्लेस में सीरियस भी और कॉमिक एलिमेंट्स भी आपस में उनको बनाया गया है, बुना गया है. बट नाउ दे पार्ट, लेकिन अब वे अलग अलग उनका एग्जिस्टेंस अलग अलग है. Morality presenting the serious and the interlude the lighter side of life and things. जो morality plays होते हैं they give the serious elements, they present the serious elements and interlude the lighter side of life and things. सीरियस मीन्स जो भी हमारी मॉरलिटी है उसमें जो सब्जेक्ट थीम होती है डेट इज़ सीरियस. और इंटरल्यूड मीन्स लाइटर साइड ऑफ लाइफ एंड थिंग्स, यानी उसमें हल्का फुल्का कॉमिक का टच होता है और वे लाइट साइड यानी ऑडियंस को भी बहुत ही लाइट फील कराते हैं. The morality plays were designed to teach people a lesson in how to live their lives according to the rules of church. Morality plays में हम देखते हैं कि उनमें लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि किस तरह से लोगों को अपनी लाइफ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ चर्च उनको अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए. Morality plays used allegorical characters such as sin, grace, repentance, etc., representing abstract virtues and vices. और morality plays में एलिगोरिकल करेक्टर्स यानी प्रतीकात्मक करेक्टर्स भी होते हैं, जैसे उसमें सिन हो गया, पाप, ग्रेस हो गया, रिपेंटेंस हो गया, पछतावा, और साथ ही कुछ एब्स्ट्रैक्ट वर्चुअस एंड वाइसेस यानी अच्छी और बुरी, कुछ अच्छी और बुरी बातों को भी एज अ करेक्टर उसमें शो किया जाता है, जो कि करेक्टर प्रतीक होते हैं. मान लीजिए एक करेक्टर है, उसमें उसको करेक्टर को नाम दिया गया है, वो लीड कर रहा है लाइफ, और लेकिन वो बुराई का प्रतीक है, यानी वो जो भी काम करेगा वो बुरे कर रहा है. कोई अच्छाई का प्रतीक है तो वो जितने लाइफ में काम कर रहा है वो अच्छे कर रहा है. वन फाइन एग्जाम्पल ऑफ मॉरलिटी प्लेज इज एवरीमैन. और सबसे ज़्यादा एक जो फाइन एग्जाम्पल माना जाता है मॉरलिटी प्ले का, डेट इज़ एवरीमैन. इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. इन दिस प्ले द टाइटुलर कैरेक्टर डिस्कवर्स दैट ही इज़ अबाउट टू डाई. इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसे पता चलता है ही इज़ अबाउट टू डाई, कि वो मरने वाला है. ही मस्ट प्रोवाइड गॉड विद अ बुक ऑफ अकाउंट्स. और उसे गॉड को अपनी एक बुक देनी है अकाउंट्स की, मतलब एक विवरण देना है उसे, डिटेलिंग द गुड डीड्स ही हैज़ डन, जिसमें वो सारे काम होंगे, अच्छे काम वो बताएगा जो कि वो कर चुका है. इन ऑर्डर टू सेव हिज सोल एंड गेन एक्सेस टू हेवन, ताकि क्या हो सके, उसकी सोल को बचाया जा सके और वो हेवन, उसको स्वर्ग में भेजा जा सके. इन डेस्पेयर एवरीमैन रियलाइजेज दैट ही हैज़ मिसस्पेंट एंड मिसयूड हिज लाइफ. और जब लास्ट में वो इस तरह की अपने कामों का विवरण लिखता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसने तो अपनी लाइफ को बहुत ही बेकार, उसने अपनी लाइफ को लीड किया है, जिया है, और बहुत ही मिसयूज़ किया है, गलत काम किए हैं. हिज अकाउंट बुक इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. और जो उसके अकाउंट बुक है जिसमें क्या लिखना था, अच्छे काम लिखने थे, वो लगभग खाली है. द प्ले फॉलोज हिम ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी. और ये जो प्ले है वो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करता है. वेयर एलिगोरिकल कैरेक्टर सच एज फ्रेंडशिप एंड ब्यूटी डेजर्ट है. और इसमें जो कुछ एलिगोरिकल वही प्रतीकात्मक चरित्र हैं, जैसे फ्रेंडशिप हो गया, ब्यूटी हो गया, और वो देखता है कि वो उनको छोड़ देते हैं. बट अदर सच एज गुड डीड्स एंड कन्फेशन इंस्ट्रक्ट एंड एडवाइसिंग. लेकिन फिर कुछ अच्छे काम जो होते हैं उसमें, और जो वो कन्फेशन करता है कि हाँ उसने काफ़ी बुरे काम किए हैं, गलत काम किए हैं, वो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको एडवाइस देते हैं, हेल्पिंग हिम टू टर्न हिज लाइफ अराउंड बिफोर हिज डेथ. और फिर वो सोचता है कि मुझे मौत से पहले, डेथ से पहले अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए, ताकि मेरे अकाउंट्स में भी कुछ अच्छे काम आ जाए. The play not only teaches the audience of complex Christian doctrine, but more significantly it encourages them to look to their own lives and souls before it is too late. जो प्ले है वो क्या सिखाता है ऑडियंस को? सिखाता है कि कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, कुछ ऐसी क्रिश्चियन की मॉरल की बातें सिखाता है, बट मोर सिग्निफिकेंटली. लेकिन मेन क्या है, इट एनकरेजेस देम, ये ऑडियंस को इनकरेज करता है कि वो अपनी लाइफ में देखें, अपने सोल को देखें, बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वो देखें कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम किया भी या नहीं.
इंटरल्यूड्स वर कॉमिक डायलॉग्स कंपोज्ड एंड परफॉर्म टू अम्यूज़ द ऑडियंस। और इंटरल्यूड्स क्या होते हैं? इंटरल्यूड्स जो है कॉमिक डायलॉग्स होते हैं जो कि ऑडियंस को अम्यूज़ करते हैं, उनको मनोरंजन करते हैं। हु वर फीलिंग टेंस आफ्टर वॉचिंग मिस्ट्री एंड मॉरलिटी प्लेस। दीज प्लेस हेल्प द ऑडियंस टू टेक अ ब्रीफ रिलीफ। What happens in Everyman? As shown on its striking title page, the play dramatizes Everyman's encounter with death before the final judgment. जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इट्स स्ट्राइकिंग टाइटल पेज में दिखाया गया है द प्ले ड्रामेटाइजेज एवरीमैन्स एनकाउंटर विद डेथ, कि हर आदमी का एनकाउंटर होता है डेथ से पहले, बिफोर द फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट से पहले कि उसे स्वर्ग भेजा जाए, नर्क भेजा जाए। गॉड सीज एवरी मैन वॉकिंग अलॉन्ग विद हिज माइंड, और जो गॉड है वो हर आदमी को देखता है कि उसका माइंड किस तरह से चल रहा है। फ्लैशली लस्ट, क्या उसके मन में केवल मटेरियल थिंग्स के लिए ही एक लस्ट भरी हुई है, उन्हीं की इच्छा है। एंड सेंड्स डेथ टू आस्किंग फॉर एन अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। इसमें जो गॉड है वो लाइफ का, अच्छे बुरे कामों का जो है पूरा हिसाब किया जाता है हर आदमी का। Every man tries to get other allegorical characters such as fellowship and material goods to join him on his journey। और साथ ही एवरी मैन में कुछ और भी ऐसे एलिगोरिकल यानी प्रतीकात्मक चरित्र हैं, जैसे कि फेलोशिप हो गया, मटेरियल गुड्स जो जितने भी भौतिक साधन हैं वो सब हो गए, जो कि उसकी जर्नी में उसको ज्वाइन करते हैं। बट ही इज़ फोर्स टू रियलाइज़, लेकिन उसको रियलाइज़ होता है दैट दे आर नो हेल्प टू हिम, लेकिन कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे उसकी डेथ में, उसके स्वर्ग पहुँचने में। अल्टीमेटली नॉलेज डायरेक्ट्स हिम टू मेक अ कन्फेक्शन, बाद में उसको ज्ञान आता है कि उसको कन्फेस कर लेना चाहिए अपने जितने पाप उसने किए हैं, गलत काम किए हैं, एंड ही गेन्स फॉरगिवनेस, और जिससे उसे क्या होता है, भगवान की तरफ से माफ़ी मिल जाती है। बट व्हेन ही डाइज, लेकिन जब वह मरता है, एवरी मैन इज़ लेफ्ट ओनली विद हिज गुड डीड्स टू हेल्प हिम गेट टू हेवन, लेकिन केवल उसके अच्छे काम ही होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं स्वर्ग तक पहुँचने में। एवरीमैन इज़ अ मॉरलिटी प्ले डेट फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लैंड। सबसे पहले ये इंग्लैंड में इसका अपीयर हुआ था इन द 16th सेंचुरी में। द ऑथर इज़ अननोन, और जो इसका ऑथर है वो अननोन है, पता नहीं कौन है इसका ऑथर। बट इट हैज़ बीन स्पेक्यूलेटेड बाय स्कॉलर्स दैट द प्ले वॉज रिटन बाय ए क्लैरिक और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द चर्च। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं स्कॉलर्स की ये जो प्ले है वो क्लैरिकल जो स्टाफ था और चर्च के डायरेक्शन में लिखा गया था। इट इज़ नॉट थॉट टू बी बेस्ड अपॉन ए डच प्ले, और इसे एक डच प्ले के नाम से भी, एक और डच प्ले है भी डच प्ले हुआ है, उसके ऊपर इसको माना जाता है कि ये उसके ऊपर बेस्ड है, उससे मिलता जुलता है। एलिक कर्लिक्स एवरीमैन, यानी इसका ये दूसरी लैंग्वेज में नेम है। रिटन इन 1495 बाय पेट्रस डोनाल्डस, ये जो है 1495 में पेट्रस डोनाल्डस के नाम के एक कार्थूसियन मॉन्क, एक मॉन्क थे, एक संत थे, महात्मा, उनके द्वारा लिखा गया। 4 कॉपीज़ ऑफ द 16th सेंचुरी एडिशंस ऑफ एवरीमैन स्टिल सर्वाइव, और इसकी जो 4 कॉपीज़ हैं 16th सेंचुरी की वो अभी भी सर्वाइव करती हैं, अभी भी हैं। विद ऑल 4 पब्लिश्ड बिटवीन 1510 एंड 1535, और पब्लिश कब हुई है? 1510 से 1535 के बीच में। Although the author is unknown, the play's content, themes, ideology reflect those of Catholic Europe। जबकि इसका ऑथर पता नहीं है हमें कौन है, लेकिन जो इसका प्ले का कंटेंट है, थीम है, जितनी भी इसमें चीज़ें रिफ्लेक्ट की गई हैं वो सब कैथोलिक यूरोप को रिफ्लेक्ट करती हैं। The play's emphasis on good deeds as a mechanism for salvation reflects medieval Catholic ideology। और जो इसमें कहा गया है कि जो ये अच्छे काम है वो आपके साल्वेशन यानी आपको स्वर्ग पहुंचने में मदद करते हैं, उसमें काम करते हैं, तो ये जो जितनी बातें हैं ये मिडिवल कैथोलिक आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द एवरीमैन, एंड you can find some questions in your exam from this book Everyman. So, and these are some important questions like his 4 copies
4 कॉपीज़ ऑफ एवरी मैन, व्हेन वाज दीज पब्लिश्ड, तो आप इसमें कर सकते हैं 1510 एंड 1513। तो इस तरह से इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और ये थीम इसकी किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, तो इट्स थीम रिफ्लेक्ट्स मिडिवल कैथोलिक आइडियोलॉजी, इट थीम्स रिफ्लेक्ट कैथोलिक यूरोप, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें से बनेंगे। तो ये थोड़ा सा पार्ट है, ये आप इसको कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच।